नमस्कार दोस्तों। रिसेंट एक मुद्दा सबके सामने है, न्यूज़पेपर्स की भी हेडलाइन बना हुआ है। कुछ करोड़ रुपए का घोटाला आपने इससे पहले भी सुन रखा है। किसी ने 3,000 करोड़ का घोटाला किया, किसी ने 9,000 करोड़ का घोटाला किया। आज हम जिस घोटाले की बात कर रहे हैं ये कोई 3,000 या 9,000 तक सीमित नहीं है। ये घोटाला हुआ 22,842 करोड़ रुपए का। अब आप और मैं ये सोचें कि 22,842 करोड़ होते कितने हैं तो शायद सुबह से शाम हो जाए, पर अपन इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतनी रकम होती कितनी होगी या इस इतनी रकम से क्या क्या किया जा सकता है। आप और मैं अपने दैनिक जीवन में किसी कंपनी से 1 GB डेटा उधार लेने की कोशिश करते रहते हैं या फिर किसी छोटी बैंक से 2 लाख या 5 लाख रुपए तक के लोन की बात करते हैं। इसी बैंक में जब हम जाते हैं और एक नॉमिनल अमाउंट के लिए अप्लाई करते हैं लोन लेने को, तो यही कंपनी 15 दस्तावेज़ों की लिस्ट हमें पकड़ा देती है और कहती है कि पहले आप ऐसा करें, ये दस्तावेज़ लाएं, इससे साइन करवाएं, आपका ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, आपका नाम सही नहीं है, आपकी कास्ट सही नहीं है। और फिर लास्ट में जब पूरा प्रोसीजर एकदम फाइनल होने को हो तब यही कंपनी हमें ये कहती है, या वो जो बैंक जो हमें लोन दे रही थी यही बैंक हमें ये कहती है कि हम आपको लोन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपका ऑक्यूपेशन सही नहीं है, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर जो लैंड आप एज ए गारंटी मॉर्टगेज रख रहे हैं ये ज़मीन इस काबिल नहीं है कि आपको इसके ऊपर इतना लोन दे दिया जाए। हालांकि इस लोन की प्रोसेस में कई और दिक्कतें भी कई लोग सामने बिल्कुल आती हैं, सामना लोग करते हैं इन चीज़ों का, लेकिन ये चीज़ें यूजुअल हैं क्योंकि हम डेली लाइफ में जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं इन चीज़ों से बड़ा नॉर्मलाइज सिचुएशन में आ जाते हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन उसके ऊपर एक बात होती है, एक विचार होता है, उसके बाद ये बात छोड़ दी जाती है। इससे पहले भी आपने सुना है कि भारत में कई ऐसे घोटाले हो चुके हैं। 9,000 करोड़ जो रिसेंट है अभी, उससे पहले एक 3,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। अभी जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ये घोटाला उनसे बहुत बहुत गुना ज़्यादा है, यानी विजय माल्या के घोटाले से करीब 3 गुना ज़्यादा बड़ा घोटाला, 22,842 करोड़ रुपए। सुनने में यूँ लगता है कि यार आखिर उसने किया कैसे, और क्या बैंक सच में इतनी बेवकूफ़ है कि जैसे कोई भी कभी भी चपत लगा के कहीं चला जाए। ऐसे अपन एक बड़ी फेमस लाइन जो सुनते आ रहे हैं कि दुनिया इतनी बड़ी भी नहीं है मेरे दोस्त। तो आखिर ये दुनिया इन लोगों के लिए इतनी बड़ी कैसे हो जाती है जो लोग इतना स्कैम करके या इतना घोटाला करके कहीं दूसरी जगह शेल्टर ले लेते हैं या बड़ी आसानी से रह लेते हैं। अब ये जो बैंक्स थी, जिन बैंक्स ने इनको ये पैसा दिया 22,842 करोड़ रुपए, आखिर ये पैसा बैंक्स के पास आया कहाँ से? अगर इतना पैसा उनका चला गया या बैंक नुकसान में चली गई तो वो लोग जिनके अकाउंट्स उन बैंक्स में थे, आखिर उनको वो पैसा रिकवर कहाँ से होगा या पैसा मिलेगा कहाँ से? आज मेरा भी बैंक अकाउंट किसी बैंक में होगा, PNB में होगा, SBI में होगा, जो भी 10 लाख 50,000 किसी के 60,000 जो भी उसमें अमाउंट है, वो अमाउंट तो बैंक ने किसी को लोन पे दे दिया, वो लोन फ्रॉड हुआ, बैंक के पास वापस पैसा आया नहीं, तो आखिर वो बैंक आपको ये पैसा कहाँ से चुकाएगी? इसी प्रोसेस को जानते हैं। ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें अपन बात करें तो 2012 से इस घोटाले का जिक्र होता है। घोटाला किया किसने? घोटाला किया ABG शिपयार्ड नाम से कंपनी है जो कि गुजरात के एक बंदरगाह यानी दहेज नाम के एक बंदरगाह पे अपना काम चला रही है। इसने अब तक में 165 पानी में चलने वाले बड़े जहाज बनाए। उसके अलावा जो पुराने जहाज हैं उनको रिनोवेट करना, क्रसिंग करना, ये काम वो करती रहती है। आखिर जब ये लोन उस कंपनी ने लिया 2012 में, उस 2012 के बाद आज 2022 चल रही है, 10 साल तक लोगों के दिमाग में इसके बारे में कोई खबर नहीं थी या किसी को कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी अपने देश में हो रहा है। तमाम लोग अपने काम में लगे, कोई धार्मिक राजनीति में लगा है, कोई अपना पॉलिटिकल करियर बना रहा है। लोगों को इस बात की भी बड़ी चिंता है कि आखिर 2 साल बाद सरकार किसकी बनेगी। परंतु इकोनॉमिक रूप से जिस तरीके के ये बैक स्टेज भारत झेल रहा है, ये बैक स्टेज आखिर लगातार बार बार क्यों होते जा रहे हैं, इनके बारे में सोचने का ना हमें टाइम है और ना ही हम इस तरीके की स्टडी को प्रीफर करते हैं।
अब बात आती है कि 2012 में जब ये स्कैम हो चुका था तो 2012 से अब तक ये बात हाईलाइट क्यों नहीं हुई। 2022 यानी 10 साल का अंतराल बहुत बड़ा अंतराल है। 10 साल तक ये बात जाहिर ना होना, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि जिन बैंकों ने ये लोन दिया, ये लोन कंसोर्टियम के थ्रू था और ये जो लोन था इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक्स का नाम था। अगर यही लोन किसी एक गवर्नमेंट बैंक के थ्रू होता तो अब तक लोग सरकार को घेर चुके होते, उस बैंक को घेर चुके होते कि आपने ऐसा कैसे होने दिया। परंतु क्योंकि ये प्राइवेट बैंक्स का काम है, ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं ये पब्लिक सेक्टर के लिए नहीं चल रही, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है जो कि खुद मुनाफा कमाने के लिए बिजनेस करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो पैसा आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, बैंक वो किसी को लोन पे देती है, उससे रेट इंटरेस्ट लेगी, उसका कुछ अमाउंट आपको दे दिया जाएगा और यही बैंक का कारोबार है। इसी कारोबार को बढ़ाने के लिए या यही कारोबार थोड़ा और सुचारू करने के लिए कुछ बैंक सामने आई। दो सबसे बड़ी बैंक जो इस नाम में सबसे आगे चल रही हैं, उनमें एक है आईसीआईसीआई और एक है आईडीबीआई बैंक। इन बैंकों ने मिलके करीब करीब 10,000 करोड़ का लोन इस एबीजी शिपयार्ड कंपनी को दे रखा था। अब फिर एक बात दिमाग में आती है कि किसी एक बैंक के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है। 10,000 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इन बैंक्स ने क्या किया, जब ये बिजनेस प्रपोजल आया एबीजी शिपयार्ड की तरफ से, उनको कहा गया बैंक्स के थ्रू कि भाई आप हमारे साथ बिजनेस करिए, हम आपको पैसा देंगे एज ए इन्वेस्टर, हम जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे आप उसका कुछ रिटर्न हमें देंगे। बिजनेस कौन कर रहा था? बिजनेस एबीजी शिपयार्ड कर रही थी। इस बिजनेस के साथ अपना मुनाफा बनाने की तैयारी में ये कुछ बैंक सामने आए। जब एबीजी शिपयार्ड वाले को ये बात समझ में आई कि बैंक हमें लोन दे सकती है, तो उसने अंदाज लगाया कि आखिर वो कितने करोड़ तक का लोन ले सकता है। उसने बहुत दिमाग लगाया और बहुत दिमाग लगाने के बाद बैंक के सामने एक कंडीशन रखी कि साहब मुझे इतने करोड़ रुपए का लोन चाहिए। जो अभी अपन अमाउंट सुन रहे हैं 22,842 करोड़ रुपए का लोन। एक बैंक ने ये कहा कि साहब इतना पैसा तो हम दे नहीं सकते। तो अब क्योंकि एबीजी शिपयार्ड कंपनी जहाज बना रही है, उसे थोड़ी पता है पैसा कैसे बनाते हैं। उसने ये कहा साहब ये आपका काम है, आप देखें किस तरीके से मुझे आप पैसे दे सकते हैं, बट एज ए इन्वेस्टर अगर आप आना चाहते हैं इस कंपनी में तो आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा। तो एक बैंक ने कहा कि साहब आप ये बात मेरे तक छोड़ें, मैं बाकी बैंक से बात कर लूँ, वहाँ से जितना पैसा बन पाएगा उतना पैसा हम आपको दे देंगे। मिलजुल के सारी बैंक्स ने, भाई बहती गंगा है हाथ तो हर कोई धोना चाहेगा, तो इन सारी बैंक्स ने मिलके अपने अपने हाथ पानी में डुबा दिए और जो पैसा था वो निकाल के दे दिया किसको? एबीजी शिपयार्ड को। अब एबीजी शिपयार्ड ने क्या किया, इस पैसे से जहाज बनाने की बजाय उसने अपनी प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि जगह बताई थी मैंने आपको, गुजरात में ये काम चल रहा था तो गुजरात में अपनी प्रॉपर्टीज परचेज की। गुजरात के अलावा कुछ और भारत के बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, यहाँ कुछ अपनी प्रॉपर्टीज परचेज करी और कुछ बचा हुआ पैसा फॉरेन कंट्रीज में लगाया। ऐसे करते करते ये सारा पैसा जो उसने बैंक से लिया था जहाज बनाने को, जहाज छोड़ के वो तमाम दुनिया में अपनी प्रॉपर्टी बना रहा था। बैंक्स को ये बात पता लगी 2017 आते आते, जब बैंक को ये पता लगा कि भाई हमारा पैसा तो नहीं आ रहा। अब 2012 से 17 फिर 5 साल निकल गए। 5 साल तक बैंक इस बात का वेट करती रही कि आखिर ये पैसा आएगा। अब फिर आप ये कहेंगे कि साहब बैंक इतना वेट कब से करने लगी, क्योंकि आपकी और मेरी अगर एक मोटर बाइक की ईएमआई भी इधर से उधर हो तो उसके लिए सुबह से शाम 15 फ़ोन हमारे पास आ जाते हैं कि साहब अगर आपने ये किस्त टाइम पे नहीं भरी तो बैंक वाले बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी बैंक ने 5 साल का समय निकाला। ये जो बैंक 5 साल का समय निकाल रही है, ये बैंक अभी भी इस बात को स्टडी कर रही है कि आखिर ये कंपनी कर क्या रही है, या बैंक अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठी है कि एक दिन अपना पैसा जरूर आएगा। जैसे एक फिल्म में करण अर्जुन आए थे, वैसे ही बैंक सोच रही है कि हमारा पैसा भी एक ना एक दिन जरूर आएगा। और इसी वेट करते करते बैंक ने 5 साल निकाल दिए। 5 साल तक कभी उसको स्टैंडर्ड एसेट बना रही है, कभी उसको सब स्टैंडर्ड एसेट बना रही है और देख रही है कि हाँ आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा। ऐसे आते आते 2017 आ गया। अब भाई पैसा भी तो कोई ये नहीं था ना कि किसी को 10 रुपये उधार दिए और सोच रहा है यार कोई बात नहीं, नहीं आए नहीं सही।
पैसा कितना है? 22,842 करोड़ रुपए। कई बार बजट सेशन में इतना बजट भी गवर्नमेंट पास नहीं करती जितना कि इन बैंक ने मिलकर लोन पास कर दिया था। अब इनके हाथ पैर फूलने लगे, कई एक दो को हाई फीवर भी हुआ, कईयों को हार्ट अटैक भी आए कि भाई इतना पैसा जो हम दे चुके हैं वो आखिर रिकवर होगा कैसे, आएगा कहाँ से। कई जो इकोनॉमिक्स से जुड़े लोग हैं या जो इकोनॉमिक स्टडी करते रहते हैं उन्हें भी ये बात कहीं ना कहीं पता लगने लगी कि एक इतना बड़ा स्कैम होने की तैयारी है। उसके बाद ये चीज़ें हाईलाइट होने लगी। अब देखो, मैं फिर कह रहा हूँ 2012 में इस घटना की शुरुआत हुई, आज 2022 चल रहा है, मतलब बैंक्स ने तो इसमें अपने हाथ धोए सो धोए। उसके अलावा जो दो सरकारें जो बड़े नाम हैं इंडियन गवर्नमेंट में, एक होती है यूपीए सरकार, एक होती है एनडीए सरकार। अब मज़े की बात यह है कि इस दौरान जब ये लोन की प्रोसेसिंग हुई तब यूपीए सरकार थी, और जब ये लोन रिकवर होना था और रिकवर नहीं हुआ उस समय एनडीए सरकार थी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी प्रयास किया कि भाई कैसे जैसे ये जो पैसा है ये पैसा वापस ले लिया जाए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। जब ऐसा नहीं हुआ तो ये तमाम बैंक मिलके पहुंची सीबीआई के पास, कहा साहब हमने कंसोर्टियम के थ्रू इस तरीके से हम मिले और इतना इतना पैसा हमने लगाया और ये इंसान इतने लंबे टाइम से हमें पैसा नहीं दे रहा। तो सीबीआई का भी वही सवाल कि भाई इतना पैसा तुमने दे दिया और ये पैसा वापस नहीं चुका पा रहा, तो कर क्या रहा उस पैसे का? ना तो वो उस पैसे को खा सकता है, ना उस पैसे से कोई वो ऐसा कुछ कर ले कि दुनिया से गायब हो जाए और कोई उसे देख नहीं पाए। कहीं ना कहीं तो जाएगा और साथ कहीं ले जा नहीं सकता। भाई 22,842 करोड़ रुपए एक जगह से दूसरी जगह भी अगर ट्रांसफ़र करे उसको हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ेगा, और हेलीकॉप्टर कोई चींटी है नहीं जो किसी की नज़र में नहीं आए। रडार सिस्टम भी है और इतने मौसम ख़राब नहीं होते कि जैसे पाकिस्तान वालों को सर्जिकल स्ट्राइक का पता नहीं लगा वैसे भारत वालों को ये नहीं पता लगे कि एक हेलीकॉप्टर यहाँ से वहाँ जा रहा है। इतना अपने देश पे भरोसा रखें। तो जब सीबीआई तक ये खबर पहुँची कि इस तरीके से ये बैंक फ्रॉड होने की तैयारी है, तो सीबीआई ने ये कहा कि भाई हम जाके ऐसे ही तो किसी को उठा नहीं सकते, कोई पान थोड़ी बेच रहा है कोई तो जाके किसी को उठा लाए कि भाई हाँ तुमने इसमें सुपारी ज़्यादा कैसे डाल दी। आखिर इतनी बड़ी बिजनेस कंपनी आदमी चला रहा था, 165 जहाज उस कंपनी ने बनाए हैं। तो सीबीआई ने भी अपना टाइम लिया और सीबीआई इसके ऊपर बार बार कमेटी बिठाती रही, जांच करती रही, कुछ एविडेंस जो नए मिल रहे थे उन एविडेंस की स्टडी करी, और सारी स्टडी होने के बाद ये जो एबीजी शिपयार्ड कंपनी है, इस कंपनी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं उन सबके खिलाफ चालान बुक कर दिए गए और जल्दी ही सीबीआई इनको उठा लाएगी। इनकी बारात की पूरी तैयारी है। अब सवाल आप सबके सामने ये है कि इन इतनी सारी बैंकों ने मिलके 22,842 करोड़ रुपए किसी फ्रॉड कंपनी को दे दिए, तो भाई इसमें तो आपका पैसा भी गया और ऑब्वियस सी बात है मेरा पैसा भी गया, लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से, वापस कहाँ से मिलेगा? इसके लिए भी सरकार की ही एक व्यवस्था है। गवर्नमेंट ने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है जिसे कहते हैं बेड बैंक। ये बेड बैंक क्या करेगी? ये बेड बैंक ये जो तमाम बैंक्स हैं जो वहाँ रोते गिड़गिड़ाते हुए पहुँचेगी कि साहब इतना पैसा हमने विश्वास पे दिया था और हमें पैसा वापस नहीं मिला। तो भाई विश्वास के सहारे दुनिया चल सकती है, बैंक नहीं चलती। बैंक का काम लेन देन का काम है। अगर बैंक हमेशा देती ही रहेगी तो लेने का काम कब करेगी? तो बैंक जाएगी बेड बैंक के पास और यही बेड बैंक क्या करेगी, ये जो टोटल अमाउंट है इसका कुछ परसेंट एज ए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन बैंक्स को रिकवर कर देगी। जैसे मान लो कि 22,842 करोड़ रुपए का ये पूरा स्कैम है, तो वो जो बेड बैंक है करीब 4,000 करोड़ तक का अमाउंट उन बैंक्स को तुरंत दे देगी। अब भाई कंसोर्टियम का हेड कौन था? आईसीआईसीआई। तो बैंक 4,000 करोड़ रुपए देगी, ये जो बेड बैंक है ये 4,000 करोड़ रुपए दे देगी आईसीआईसीआई को और कह देगी कि अब आपस में बांट लो। अब फिर वही बात, जैसे अभी कहा कि आईसीआईसीआई और आईडीबीआई दोनों ने मिलके ही 10,000 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है। अब 10,000 करोड़ तो दो बैंक मिलके दे रही हैं, उसमें से रिकवरी हो रही है पहली इंस्टॉलमेंट में 4,000 करोड़। तो ये तो दोनों रख लेंगे खुद और ये कहेंगे बाकियों को कि भाई जब बाकी पैसा अपना आएगा तब हम आपको देंगे। ऐसा नहीं है। बेड बैंक ने क्या किया, कुछ अमाउंट जो था, कुछ परसेंट अमाउंट इस पूरे अमाउंट का वो आईसीआईसीआई को दिया, और क्योंकि कंसोर्टियम के तहत ये लोन था तो ये 4,000 करोड़ रुपए इन बैंक्स में बांट दिए जाएंगे। अब जिसकी हैसियत थी और जितने हाथ जिसने धोए थे उनको उतना उतना पैसा मिलता जाएगा। अब
बेड बैंक क्या करेगी भाई, उसको भी तो पैसा चाहिए, पैसा वो कहाँ से लाएगी। तो बेड बैंक का काम ये तमाम जो लोग हैं, आप कभी भी किसी के पास भी अगर कहीं बैंक जाते हैं, कहते हैं मुझे 1000 रुपये उधार दे दो, तो उसके लिए भी आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई ना कोई प्रॉपर्टी अपनी रखनी पड़ेगी। अब 1000 रुपये की बात है, तब तक तो डॉक्यूमेंटेशन में काम चल जाता है। 2000, 10,000, 25,000 तक आजकल क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम चल रहा है, इस क्रेडिट कार्ड के सिस्टम के थ्रू इतना काम केवल और केवल डॉक्यूमेंटेशन से चल जाता है। लेकिन इससे बड़ा अमाउंट हो तो आपको ये कह दिया जाता है कि भाई आप मोर्टगेज ले आएँ, कोई भी सिक्योरिटी के लिए हमें प्रॉपर्टी के कागज़ दे दें, उस प्रॉपर्टी के कागज़ के ऊपर हम आपको पैसा दे देंगे। अब मानो कि आपने 10 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी थी और वो बैंक के पास गिरवी रख दी, तो बैंक आपको 10 लाख के एवज में करीब करीब 7 लाख रुपए तक का लोन दे देगी। उसमें से भी 20-25 हज़ार रुपये वो अपनी प्रोसेसिंग फीस के काट लेगी। ठीक ऐसा ही इस एबीजी शिपयार्ड कंपनी के साथ हुआ। जैसा कि इसने 22,842 करोड़ रुपए का लोन लिया, तो ये लोन खाली इसे दोस्ती यारी के वादे में नहीं दिया गया, इससे उसके बदले प्रॉपर्टी जो है वो एज ए मोर्गेज रखवाई गई। ये जो मोर्गेज रखा गया, ये मोर्गेज सारा का सारा चला जाएगा बेड बैंक के पास। और बेड बैंक क्या करेगी, बेड बैंक इसको, ये जो फिक्स्ड एसेट है, इस फिक्स्ड एसेट को सेल करना शुरू करेगी। और जैसे जैसे ये सारा मामला सेल होता जाएगा, वैसे वैसे बैंक्स को उनका पैसा वापस मिलता जाएगा। ये पूरी कहानी आपको इसलिए बताई गई ताकि आप शांति से सो सकें, आपको इस बात का सुकून रहे कि जो पैसा बैंक ने इन फ्रॉड्स को दिया है वो पैसा बिल्कुल हो सकता है आपका, लेकिन ये पैसा आपको ज़रूर वापस मिलेगा। धन्यवाद।